अकबर, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ही तस्वीर आती है ना? एक बहुत ही सहिष्णु, एक बहुत ही टॉलरेंट मुगल बादशाह। पर सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर पूरी है या फिर इस तस्वीर के पीछे एक और कहानी छुपी है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी की पड़ताल करेंगे कि इस सहिष्णुता के पीछे का राजनीतिक सच आखिर था क्या। तो चलिए, सबसे पहले उस अकबर की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, मतलब जो हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया है, वहीं से शुरुआत करते हैं। और देखिए ये बातें हवा में नहीं है। गैर मुसलमानों से जजिया टैक्स हटा देना, अलग अलग धर्मों के गुरुओं को बुलाकर इबादत खाना में बहस करवाना, कुछ हिंदू मंदिरों को जमीनें देना, उस जमाने के हिसाब से ये वाकई बहुत बड़ी क्रांतिकारी बातें थीं। और इन्हीं वजहों से अकबर की ये छवि बनी कि वो अपने वक्त से बहुत आगे के एक बेहद उदार और सहिष्णु शासक थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब इतिहासकार फारसी में लिखे दरबारी दस्तावेजों और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं, तो एक बिल्कुल अलग ही और कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर उभरती है। एक ऐसी तस्वीर जहां ये सहिष्णुता एक नैतिक सिद्धांत से ज्यादा एक पॉलिटिकल टूल, मतलब शासन चलाने का एक औजार नजर आती है। तो फिर सवाल ये है कि क्या अकबर के ये कदम, जो इतने आध्यात्मिक लगते हैं, उनके पीछे असल में कोई राजनीतिक मकसद था? क्या ये सब कंट्रोल करने का एक तरीका था? चलिए, एक एक करके उनकी कुछ सबसे मशहूर पॉलिसीज को दोबारा देखते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवरोज की। ये फारसी न्यू ईयर का त्योहार था और अकबर ने इसे मुगल दरबार का एक बहुत बड़ा, एक ऑफिशियल फेस्टिवल बना दिया। अब सुनने में तो ये कल्चरल चीज लगती है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी दिलचस्प है। देखिए, इतिहासकारों का मानना है कि इसका असल मकसद कोई धार्मिक जश्न मनाना नहीं था। नहीं, असली मकसद था एक ऐसी कोर्ट कल्चर बनाना जहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ बादशाह के प्रति अपनी वफादारी दिखाए। मतलब इस त्योहार में हिस्सा लेना एक तरह से सम्राट के प्रति लॉयल्टी का सबूत बन गया। इससे लोकल धार्मिक परंपराएं साइडलाइन हो गई और सारी ताकत बादशाह के हाथ में सिमट आई। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके बारे में सबने सुना होगा, दीन इलाही। इसे तो अकबर की टॉलरेंस का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। एक ऐसा पंथ जहां सब धर्मों की अच्छी बातें हों। लेकिन यहाँ पर भी जो दिखता है वो सच है नहीं। ज्यादातर लोग इसे एक नया धर्म समझते हैं, पर सोर्स बेस्ड एनालिसिस कुछ और ही कहानी बताता है। ये असल में आम लोगों के लिए कोई धर्म था ही नहीं। ये तो दरबारियों के लिए एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल क्लब जैसा था। इसे ज्वाइन करने का मतलब था बादशाह के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, और बदले में जाहिर है राजनीतिक फायदे। तो ये धार्मिक सद्भाव से ज्यादा बादशाह को वैचारिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाने का एक टूल था। इसी तरह का एक और उदाहरण है मंदिरों और ब्राह्मणों को जमीनें देना, जिसे मदद ए माश कहा जाता था। इसे भी अकबर की दरियादिली का सबूत माना जाता है। पर क्या ये सिर्फ उदारता थी या फिर एक मजबूरी? गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। राजपूतों और दूसरे हिंदू एलिट्स का सपोर्ट चाहिए, जमीन दो। टैक्स कलेक्शन स्मूथ बनाना है, जमीन दो। जहां विद्रोह का डर है वहां स्थिरता लानी है, जमीन दो। तो ये जो अनुदान थे ये सबके लिए नहीं थे, और ये अक्सर एक तरह की राजनीतिक सौदेबाजी हुआ करते थे। तो अब तक की बातों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो टॉलरेंस दिल्ली और आगरा के शाही दरबार में दिख रही थी, क्या वही टॉलरेंस पूरे साम्राज्य में थी? जमीनी हकीकत क्या थी? और सच तो ये है कि दरबार की चमचमाती तस्वीर और दूर दराज के प्रांतों की असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ शाही दरबार है जहां उदारता की बातें हो रही हैं, अलग अलग धर्मों के लोग बहस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है प्रांत जहां असलियत बहुत ज्यादा कठोर है। वहां के गवर्नर अपनी मनमानी कर रहे हैं और ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं जो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं हैं। हाँ, ये गवर्नर जिन्हें अकबर ने ही काफ़ी अधिकार दे रखे थे, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए क्या क्या कर रहे थे। धार्मिक जुलूस कब निकलेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, इस पर कंट्रोल, मंदिरों पर एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी रखना, ज़मीन के झगड़ों में पक्षपात करना, और कुछ इलाकों में तो नए पूजा स्थल बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, केंद्र यानी अकबर का प्रशासन अक्सर इन सब पर आंखें मूंदे रहता था। कंट्रोल करने का एक और तरीका भी था जो सीधे सीधे धार्मिक नहीं लगता पर था बहुत असरदार, और वो था इकोनॉमी के जरिए। अकबर के मशहूर रेवेन्यू रिफॉर्म्स यानी लगान व्यवस्था में जो सुधार हुए, उनका एक छिपा हुआ असर था जिसके बारे में कम ही बात होती है। देखिए,
टोडरमल की नई लगान व्यवस्था लाई गई। इसमें टैक्स कैश में देना जरूरी हो गया। इसका असर क्या हुआ? मंदिरों और मठों जैसे धार्मिक संस्थानों की अपनी आर्थिक आज़ादी खत्म होने लगी। नतीजा, उनकी बहुत सी जमीनें सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में आ गईं। तो ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट कंट्रोल ही था, है ना? तो इन सब बातों को जानने के बाद हम अकबर को कैसे समझें? उनकी विरासत का मतलब क्या है? देखिए, सबूत यही दिखाते हैं कि अकबर की कहानी ब्लैक या वाइट नहीं है। वो ना तो कोई विलन थे, पूरी तरह दमनकारी, और ना ही वो सहिष्णुता के वो देवता थे जैसा किताबों में बताया जाता है। सच्चाई इन दोनों के बीच के ग्रे एरिया में कहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि अकबर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक रियलिस्ट शासक थे। उनकी नीतियां इस बात पर टिकी थीं कि साम्राज्य को चलाने और मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी है। उनकी टॉलरेंस भी सेलेक्टिव थी, मतलब जहां और जब उससे राज्य को फायदा होता था तब उसे लागू किया जाता था। ये सब कुछ पॉलिटिकल रियलिज्म का हिस्सा था। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम इतिहास में किसी घटना के पीछे की वजह, उसके क्यों को समझने लगते हैं, तो क्या इतिहास के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ ही नहीं बदल जाती?